नमस्कार। भारत की जलवायु को समझना दरअसल यहाँ की हवा, पानी और जमीन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझना है। तो चलिए आज हम सीधे स्टडी नोट से इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे, जिससे भारत का क्लाइमेट सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाएगी। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। भाई, ये जलवायु और मौसम, इनमें आखिर फ़र्क क्या होता है? ये एक ही चीज़ें हैं या अलग-अलग हैं? देखिए, जलवायु, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं, वो किसी एक दिन की कहानी नहीं है। ये एक बहुत लंबा और गहरा अध्ययन है, जिसमें गर्मी, बारिश, हवा का दबाव और हवाओं की दिशा, इन सबका सालों का पैटर्न देखा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ है मौसम, यानी वेदर। मौसम तो वो है जो अभी अभी बदल रहा है। आज धूप है, कल शायद बादल छा जाए। ये बहुत थोड़े समय का होता है और लगातार बदलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या हुई? बात ये हुई कि जब हम किसी जगह के मौसम को, मतलब उसके रोज़ाना के बदलावों को, लगभग 30 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक देखते हैं, तो उस लंबे पैटर्न के औसत को ही हम उस जगह की जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। और इसी लंबे समय के पैटर्न के आधार पर भारत की जलवायु को एक खास नाम दिया गया है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। चलिए, अब उन बड़ी और ताकतवर हवाओं को समझते हैं जो इस जलवायु को बनाती हैं, और इसकी शुरुआत मानसून शब्द से ही करते हैं। आखिर ये है क्या? ये जो मॉनसून शब्द है ना, ये अरबी के शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है मौसम या सीजन। तो मॉनसून का सीधा सा मतलब है वो हवाएं जो मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदल लेती हैं, और यही तो भारत के मौसम की जान है। अच्छा, मानसून के अलावा एक और बहुत ज़रूरी सिस्टम है जो भारत के मौसम पर खासकर सर्दियों में अपना असर डालता है, और उसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सोचिए, ये हवाएं अपना सफर भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी से शुरू करती हैं। वहां से नमी उठाती हैं और हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक पहुंचती हैं। और इसका पहुंचना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों में जो रबी की फसल होती है, खास तौर पर गेहूं, उसके लिए तो ये बारिश एक वरदान की तरह है। इस बारिश को स्थानीय तौर पर मावट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत के क्लाइमेट के सबसे बड़े शो की, मतलब सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली घटना, दक्षिण पश्चिम मॉनसून की। तो होता ये है कि जैसे ही ये नमी से लबालब हवाएं भारतीय प्रायद्वीप के पास पहुंचती हैं, ये दो हिस्सों में बट जाती हैं। एक शाखा अरब सागर के ऊपर से जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से। अरब सागर वाली जो शाखा है, वो सबसे पहले भारत में दस्तक देती है। करीब 1 जून को ये केरल के तट से टकराती है। फिर ये पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकराकर उस तरफ तो जबरदस्त बारिश करती है, लेकिन पहाड़ों के दूसरी तरफ ज्यादा बारिश नहीं हो पाती। उस इलाके को रेन शैडो रीजन कहते हैं। इसके बाद यही शाखा आगे बढ़ती है। इसका एक हिस्सा मुंबई के तट पर और मध्य भारत में बारिश लाता है, और एक तीसरा हिस्सा गुजरात से अंदर आता है और अरावली पहाड़ों के सहारे सहारे राजस्थान और पंजाब तक पहुंच जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक पहेली समझिए। दक्षिण का इतना बड़ा राज्य तमिलनाडु इन मॉनसूनी हवाओं से लगभग पूरी तरह अछूता रह जाता है। वहाँ बारिश ही नहीं होती इनसे। अब ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमें थोड़ी देर में मिलेगा। चलिए, अब मानसून की दूसरी शाखा का पीछा करते हैं। ये वो शाखा है जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से अपना सफर तय करती है। ये हवाएं सीधा आगे बढ़ती हैं, लेकिन म्यांमार की अराकानयुमा पहाड़ियों से टकराकर भारत के विशाल गंगा के मैदानों की तरफ मुड़ जाती हैं और यहाँ जमकर बरसती हैं। इसी शाखा का एक और हिस्सा सीधा मेघालय की पहाड़ियों से जा टकराता है। और मेघालय में तो अरे वाह, कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वो एक कीप की तरह हैं, एक फनल जैसी। तो जब ये मानसूनी हवाएं वहाँ पहुँचती हैं, तो बस फंस जाती हैं। और नतीजा ये कि यहीं के मासिनराम में होती है दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। है ना कमाल की बात? वैसे असली बड़े वाले मानसून के आने से ठीक पहले मार्च से मई के बीच में भी देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ छोटी मोटी लेकिन जरूरी बारिश होती है।
जैसे कि दक्षिण भारत में इसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में बहुत मदद करती है। इसी बारिश से कॉफी और चेरी के फूल भी खिल उठते हैं। अब पूरब की तरफ चलें तो वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली तेज हवाओं को काल बैसाखी कहते हैं। और असम में तो ये चाय की फसल के लिए इतनी जरूरी हैं कि इन्हें प्यार से टी शावर भी कहा जाता है। और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वहां तो गर्मियों की असली पहचान है लू, एक बेहद गर्म और सूखी हवा जो दिन के वक्त पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये देखते हैं कि मानसून का ये मौसम खत्म कैसे होता है। इसे हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून। इस समय पर पूरा का पूरा सिस्टम मानो उल्टा घूम जाता है। अब हवाएं जमीन से वापस समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। और क्योंकि ये हवाएं जमीन के ऊपर से आ रही होती हैं, तो जाहिर है शुरुआत में ये एकदम सूखी होती हैं, इनमें नमी नहीं होती, इसलिए ये ज्यादातर भारत में बारिश नहीं कर पाती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। और यहीं पर सुलझती है तमिलनाडु वाली पहेली। लौटते हुए मानसून की एक शाखा जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो वो वहां से ढेर सारी नमी उठा लेती है, और फिर यही नमी वाली हवा जब आगे बढ़कर पूर्वी घाट से टकराती है तो तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में जमकर बारिश करती है। और बस इसी के साथ भारत का ये सालाना जलवायु का चक्र पूरा हो जाता है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि कैसे ये सभी अलग अलग हवा और बारिश के सिस्टम, चाहे वो सर्दियों का पश्चिमी विक्षोभ हो या मॉनसून के आने और जाने के दोनों चरण, ये सब मिलकर भारत का कितना अनोखा और जटिल मौसम का कैलेंडर बनाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो इस देश के जीवन को, यहाँ की खेती को और संस्कृति को हर साल एक नया रूप देता है।